नमस्कार दोस्तों। हम लोग ये कॉमन पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे जो यूपीएससी 4.0 होने वाला है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसी क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग करेंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर है। आप इसका आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। हम लोग चलते हुए हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कह रहा है कि 5 बालू और 18 गेंदों की कीमत कितना है? तो 6,500 रुपया है। 5 बालू और 18 गेंदों की कीमत क्या है? तो 6,50 रुपया है। तथा 2 बालू और 20 गेंदों की कीमत कितना है? तो 42 रुपया है। तो एक बाल और एक गेंद की कीमत हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये हम लोग जो दिया गया है ना, उसको लिखेंगे। 5 बाल कह रहा है ना, यहाँ 5 बाल समीकरण नंबर, इसको एक समीकरण मान लीजिए। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जो कह रहा है कि 5 क्या कह रहा है, 5 बाल कह रहा है और प्लस 18 क्या कह रहा है, 18 गेंद कह रहा है। तो जी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। 18 गेंद कह रहे हैं, इसकी कीमत कितना है? 6,500। तो 6,500 है। और ये समीकरण नंबर, इसको हम क्या मानेंगे? तो समीकरण नंबर हम इसको 1 मानेंगे, ठीक है ना। समीकरण नंबर इसको क्या मानेंगे? तो समीकरण नंबर हम इसको 1 मानेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर 2 बाल है ना, यहाँ पर 2 बाल लिख देंगे। 2 बाल और प्लस 20 गेंद लिखा है ना, तो 20 गेंद लिख देंगे। और इसकी कीमत कितना है? तो ये 42 है। 42 हो गया। तो 42 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बराबर करेंगे। कह रहा है कि एक बाल और एक गेंद का कीमत को ज्ञात करना है। तो इसमें से 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण वन में हम 2 से गुणा कर देंगे। और समीकरण ये जो जिसको 2 माने हैं, उसमें 5 से गुणा कर देंगे। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे। तो इसका वाला मान जो होगा ना, ये 5b और 2b, 5b और 2b का मान बराबर हो जाएगा। जब इसमें 2 से इसमें 5 से गुणा करेंगे तो इसका बराबर हो जाएगा। तो ये संख्या क्या आ जाएगी? ऊपर वाली संख्या क्या आएगी? तो ऊपर वाली हम संख्या जानते हैं कि 10 क्या हो जाएगा, 10 बी हो जाएगा, 10 बाल हो जाएगा। आइए 18 दूनी 36, 36 क्या हो जाएगा, 36 गेंद हो जाएगा। आइए 2 से क्या करेंगे, 2 से ये गुणा कर देंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 13,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 13,000 हो जाएगा। ये वाला आगे वाला क्या हो जाएगा, ये 13,000 के आसपास हो जाएगा। 13,000 इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 13,000 लिख दे रहे हैं, सॉरी, ये 13,000 इधर लिख दे रहे हैं। तो 13,000 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जब 2 वाले समीकरण 5 से गुणा करेंगे ना, तो ये भी 10 भी हो जाएगा, 10 भी होगा ना, और प्लस 10 भी हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 है तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 100 भी जी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है ये कीमत 4,200 है। तो इसको 5 से गुणा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो थोड़ा इसको हम काट रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले इसको गुणा करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा गुणा कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। 42 में 5 से गुणा करना है, 42 में हमें 5 से गुणा करना है। तो 0,0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है, तो 22 ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ये 22 इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो गया। तो ये बी वाला जो मान है ना, ये वाला 20 जो इसका मान है, ये वाला पूरा बी वाला मान कट जाएगा। तो जो बी वाला मान कट जाएगा ना, तो हम बता रहे हैं ये कितना बचेगा। बी वाला काम खत्म हो गया। इधर इधर आ रहा है, कितना आ रहा है, ये प्रोसेस इसी तरह हो जाएगा। 36y और 6 और यहाँ से इतना इसको करेंगे तो इसको काट रहे हैं थोड़ा। तो इसका मान कितना आया, तो बी का मान कट गया। बी का मान कट गया तो इसका कितना मान आया, ये वाला, ये 36, 36 यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 36 आया है। 36 कितना आया है, 36 ये गेंद है, 36 गेंद है। और 36 गेंद, और फिर कितना गेंद बचा है, 100 गेंद बचा है, 100 गेंद है, ठीक है ना, 100 गेंद है। और ये इतना गेंद बचा है। और उसके बाद से यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 13,000।
ये इधर हो रहा है 13,000 और 13,000, इधर हो रहा है 2200। 13,000 इधर हो रहा है 2200। इसको जोड़ेंगे ना, हमें क्या करना है, इसको हमें घटाना है, क्योंकि वो घटाए थे कुछ तो कटे 36 में से यहाँ से इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये 64 के आसपास बचेगा। ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 गेंद बचेगा। इधर वाला जो हल करेंगे ना इधर, तो ये हो जाएगा 13,000 में से अगर 2200 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा। यहाँ पर 22 है, ये 22 है, तो ये 0 कम 0, 0 कम 0, 0 कम 0, ये हो जाएगा 1। हाँ, 2200 हमें घटाना है 13,000 में से। 13,000 में से हमें 2200 घटाना है। 2200 घटाएंगे तो 13,000 में से 2200 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11,800 हो जाएगा। 11,000 क्या हो जाएगा, 11,800 हो जाएगा। 11,800 हो जाएगा। ये 11,000, 1 मिनट इसको समझिएगा, ये 11,000 क्या हो रहा है, 11,800 हो रहा है। इधर हम लोग कितना लाए थे, तो इधर 64 गेंद हुआ था, तो 64 ये गेंद का। जब इसको हम लोग कटाएंगे तो इसको कटाएंगे तो जितना आएगा ना उसको कटाएंगे तो ये गेंद का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किसे कटाएंगे, बताइए, हम बता रहे हैं 1 मिनट। एक मिनट आ गया। ये 720 होगा, इसका लगाइए, इसका भी बताइए इसका क्या होगा, तो इसको भी हम बता दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये भी इसका सी हो जाएगा। ये 7 आएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये 7 आएगा। उसके बाद से ये देखिए कह रहा है ना कि 50 संख्या दी गई है, कह रहा है कि दी गई 50 संख्या दी गई है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाता है। 50 संख्या दी गई है, प्रत्येक संख्या को 53 घटाया जाता है, और इस तरह प्राप्त संख्या का माध्य 2.5 है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, दी गई संख्याओं को 53 में से घटाना है। हमें 53 में से क्या करना है, दी गई संख्याओं को 53 में से घटाना है। तो 53 में से क्या करना है, 53 में से घटाना है। तो इसको दी गई संख्या 53 में से घटाने का माध्य क्या हो जाएगा, तो घटाने का माध्य 3.5 दिया गया है। तो कह रहा है कि उसका माध्य कितना हो जाएगा, तो उसका माध्य हम लोग उसका माध्य 3.5 पे ही होगा। इसका माध्य क्या होगा, कि इसका माध्य इतना ही होगा, 3.5 पे भी होगा। तो कुल टोटल का माध्य कितना दिया गया है, कुल टोटल कितना दिया गया है, कुल टोटल 53 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको 53 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 53 को जोड़ेंगे। तो 53 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 5 56.5 होगा। 56 पॉइंट क्या हो जाएगा, 56.5 होगा, ठीक है। तो इसका माध्य हो जाएगा। उसके बाद से ये घटाया गया है, तो इसका माध्य ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 53 घटाने का माध्य इतना होगा, और उसके बाद से इतने बढ़ा दी गई है, 56 हो जाएगा। अतः दी गई संख्या 56 है। अतः दी गई संख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, तो हम देखेंगे 1 मिनट। नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, तो 3 पॉइंट, यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात क्या है, यहाँ पर 1 मिनट, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, तो 4.4 अनुपात 3 है।
और कह रहा है कि एक भाई अपने छोटे भाई से कितना बड़ा है, तो ये कितना बड़ा है, तो 6 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष बड़ा है? 6 वर्ष बड़ा है। तो इसके यूनिट में कितने का अंतर है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो दोनों भाइयों को वर्ष का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो ये 6×4 = 24 हो जाएगा और 6×3 = 18 हो जाएगा। तो 6×4 = 24 और 6×3 = 18, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कीजिए और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 कम 2 और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? तो 1 बचेगा। ये क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बटा क्या हो जाएगा? 1/2। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह प्रयोग हुआ है और यहाँ पर फिर 2 बटा क्या हो जाएगा? 2/3। फिर आगे में क्या हो जाएगा? तो आगे में 3/4। ये डॉट इसी तरह आगे बढ़ेगा। एन यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर डॉट जाएगा। उसके बाद से कह रहा है, उसके बाद से क्या कह रहा है यहाँ से, उसके बाद से आगे इसी तरह जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा n-1 जाएगा। इस तरह पूरा ये कटता जाएगा, ये वाला इस तरह नीचे वाला पूरा कटता जाएगा। तो ये भी इस तरह कट जाएगा। ऊपर 1 बचेगा, नीचे n बचेगा। हाँ, ऊपर क्या बचेगा? ऊपर 1 बचेगा, नीचे n बचेगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 37 का। तो ऑप्शन नंबर ये इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए, ये कॉमन पेपर वाले क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा आपको जो कुछ भी सीखने को मिला होगा। तो हम 2-3 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा उसमें कुछ आप लोग बताइएगा, और नहीं बताएंगे तो हम आगे वाले में करा देंगे उसको। यहाँ पर कह रहे हैं ना कि जो मूल 2 दिया गया है, यहाँ पर -1 और 4, -1 या -1 और 4 क्या दिया गया है? जो मूल दिया गया है ना। तो ये विधार्थ समीकरण हमें बताना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? ये x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मूलों का योग होगा। यहाँ पर मूलों का क्या हो जाएगा? मूलों का योग प्लस x हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा और मूलों का गुणनफल हो जाएगा। यहाँ पर मूलों का क्या हो जाएगा? ये मूलों का गुणनफल यहाँ पर होगा। 1 मिनट हम बता रहे हैं इसको। सबसे पहले ये मूलों का योग होगा x² प्लस x²। उसके बाद एक से मूलों का योग होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मूलों का योग होगा, ऐसे n से मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद से क्या होगा? अब प्लस मूलों का गुणनफल होगा। यहाँ पर मूलों का क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल होगा, ये गुणा होगा। यहाँ पर हम हल करेंगे तो यहाँ पर x² तो x² हो जाएगा। यहाँ पर मूलों का योग करेंगे तो मूलों का ये 4 1 5 हो जाएगा। 5x हो जाएगा। और यहाँ पर मूलों का गुणा करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ये 4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इसमें गुणा करेंगे तो इसमें से 4 कम 4 हो जाएगा ना इसको। तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 कम 4 हो जाएगा। तो x² हो जाएगा, यहाँ पर ये x² हो जाएगा। ये हो जाएगा मूलों का योग। हाँ, यही हो जाएगा, मूलों का योग यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x²। देखिए तो किसी विकल्प पर मिल रहा है x² में, यहाँ पर 3 होगा, सॉरी यहाँ पर 3 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 होगा। 1 मिनट इसको फिर से एक बार हल कीजिए, थोड़ा
मिस्टर को यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर मूलों का योग होगा, माइनस मूलों का योग और प्लस यहाँ पर मूलों का गुणनफल, यहाँ पर मूलों का गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर तो हो गया और उसके बाद से मूलों का योग करेंगे ना तो ये माइनस है, तो माइनस है तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, घट जाएगा और एक्स रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद समूलों का गुणनफल तो माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये 3x और -4 = 0 होगा ना। ये वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, एन नंबर सही है, यही मिल रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर जो 8-10 क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन पेपर में, यहाँ पर ये ख़त्म होगा। उसके बाद से हम लोग साइंस को चलेंगे और यहाँ पर करेंट अफेयर्स है और उसके बाद से जीके जीएस वाला क्वेश्चन है। और तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। ये सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है बताइए, 39 का हमें बताना है। आदित्य L1, तो ये सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है, तो सूर्य अवलोकन बिंदु L1 है। सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है, L1 है। उसके बाद से कह रहा है कि अदरक एक भूमिगत ताना है। जो अदरक है ना एक भूमिगत ताना है एवं जड़ नदी आदि है। क्यों, तो कह रहा है कि अदरक क्या है, अदरक एक भूमिगत ताना है एवं जड़ नहीं है। क्यों, क्यों इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें गाढ़ और पर्व होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1.10 सेंटीमीटर है और पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। 41 नंबर क्वेश्चन, कैसा कार्य करेगा हमें ये बताना है। ये कैसा कार्य करेगा हमें ये बताना है। ये कहाँ गए हम लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट ये क्वेश्चन है हम लोग का 41 नंबर क्वेश्चन है। और तो इसमें तो बताना है कि किस पर कार्य करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी, एफ ग्रेटर दैन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, एक उत्तल लेंस की तरह होगा। उसके बाद से 42, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है तथा दूरस्थ वस्तुओं को जल के महीन बिंदुओं से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्यों, कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये अवधारणा की तरह होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी और स्पष्टता निर्मित करता है। तो 42 का क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। कह रहा है एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। तो हमें ये बताना है 43 नंबर क्वेश्चन का कौन सा गुण नहीं है, तो ये आवृत्ति। जब एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो ये कौन सा गुण नहीं है, तो आवृत्ति का गुण नहीं है। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है, 44 का हमें बताना है।
44 का हमें बताना है, सी हो जाएगा। ये 44 का सी हो जाएगा, सी बटा 137। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल सी बटा 137 होता है। उसके बाद से कह रहा है कि एक कृष्णकाय एक उच्च ताप क्रम टी के पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T3 के ताप पर क्रम पर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होता है। तो कितना होता है? तो ये 45 का क्या हो जाएगा? तो 45 को हम लोग जानते हैं कि ये सी हो जाएगा, ई बटा 81 हो जाएगा। ये ई बटा क्या हो जाएगा? ई बटा 81 हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन इधर है, कह रहा है कि अम्ल जो अम्लीय KNO4 का रंग स्पष्ट करता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको C8, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं C8 और H8 और O। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे जो मूल रूप से 1985 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाल ही में एक नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो सबसे ये ये वाला लिखे हैं। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो ये विमल पटेल है। ये कौन है? ये विमल पटेल है। उसके बाद से कह रहा है कि 76वें कांस्य फिल्म महोत्सव 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित हुई है? तो ये कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित हुई है ये बताना है। तो ये बताना है हमें कौन सी भारतीय फिल्म। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 49 का डी, 1 से अधिक। 49 का क्या हो जाएगा? 49 का डी हो जाएगा, 1 से अधिक फिल्म नहीं है। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से देख लीजिए, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। ये 76वें कांस्य फिल्म महोत्सव जो मई 2023 में हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। तो फिल्म वाला भी हमें क्वेश्चन दिख रहा है जो करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है आजाली अमोमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बना, वे अफ्रीका संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं वो 50 नंबर के कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये कोमोरोस के राष्ट्रपति है। आजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ये कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं, सी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहा है यार, यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है? तो बताइए फलीदार फसल दलहन हो जाएगा, ज्वार बाजरा की दलहन फलीदार फसल के अंतर्गत आता है। उसके 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़ा है? तो ये सिलवचर और पोरबंदर स्थान जो पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि
एवं स्टेलेगमाइट स्थलाकृति बनती है। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट स्थलाकृति बनती है, किससे बनती है बताइए? पवन द्वारा कि भूमिगत जल द्वारा कि बर्फ द्वारा? तो किससे बनता है हमें ये बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन को बताइए। 60 का क्या हो जाएगा? 60 का बी हो जाएगा। तो ये भूमिगत जल के द्वारा क्या बनता है? भूमिगत स्टेलेक्टाइल और स्टेलेमाइट स्थलाकृति बनता है। और आगे क्वेश्चन हमें देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? ये पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया गया है? तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 62 का क्या हो जाएगा? 62 का बी हो जाएगा। इसके बाद से कह रहा है कि 1897 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम स्वतंत्र संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो ये वीर सावरकर के रूप में वर्णित किया गया है। उसके बाद से आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इधर। नमस्कार दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है ना कि इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह हुआ था कि बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था कि टाना भगत हुआ था? इनमें संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था, 59-60 में हुआ था, 1959 में। टाना भगत हुआ था 1904 में। तो यहाँ पर 1859 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो यही कह रहा है कि कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था? तो संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखिए, कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो ये बंगाल विभाजन के समय हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उसी समय ये कार्यक्रम हम लोग को देखने को मिला था, बंगाल विभाजन, स्वदेशी और बहिष्कार। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्ष ये चित्तरंजन दास थे। उसके बाद से कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद थे। ये असहयोग आंदोलन के दौरान ये अपना योगदान दिए थे। ये 68 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 68 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो डेविड हेयर ने किया था। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो डेविड हेयर ने किया था। डेविड हेयर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डेविड हेयर। उसके बाद से कह रहा है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का माहौल लड़खड़ा रहा है, अगर भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मरने में सहयोग करे? ये कर्जन कहा था। किसने कहा था? ये कर्जन कहा था। कर्जन हम तक मरती है बोली, ये कर्जन कहा था। तो यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन इधर हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कर्जन कहा था। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा ये क्वेश्चन का ये थोड़ा प्रैक्टिस है तो बताइए, हम लोग कराए हैं पीछे क्लास में, आप लोग को याद है तो बताइए कितने क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। कम से कम मात्र एक स्लाइड है इसको,
कह रहा है ना 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक इतिहास काल मिस्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है। तो 4 खंडों की रचना का क्या नाम है, तो ये मिस्र बंधु विनोद है। 4 खंड रचना के क्या नाम है, ये मिस्र बंधु विनोद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन, आद्यकालीन पृथ्वीराज रचना किसकी रचना है। तो आद्यकालीन पृथ्वीराज रचना किसकी रचना है, तो ये चंद्रबरदाई की रचना है। ये किसकी रचना है, ये चंद्रबरदाई की रचना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आद्यकाल नामकरण किसने किया था। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आद्यकाल नामकरण ये किसने किया था, हमें ये बताना है। तो हजारीप्रसाद द्विवेदी किए थे। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आद्यकाल नामकरण हजारीप्रसाद द्विवेदी किए थे। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है। तो 1375 से 1700, 1375 से 1700 मानी जाती है ये भक्ति काल की समय सीमा। इसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भाया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये पंक्ति किसकी है, तो ये कबीरदास की पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है, तो ये कबीरदास की पंक्ति है। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है, इधर देखेंगे, बस एक ही स्लाइड है, बताइए कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हिंदी के सूफी परम्याख्यान लिखने वाले कवि कौन है। तो वो हिंदी में सूफी परम्याख्यान लिखने वाले प्रथम लिखने वाले कवि हैं। तो ये बताइए सबका नंबर, ये मालिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। ये मालिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भक्ति काल के किस काल के नाम के पूर्व गोस्वामी लगा हुआ है। तो भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगा हुआ है, ये तुलसीदास के नाम के पूर्व गोस्वामी लगा हुआ है। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दिया। तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दिया था। रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा ये मिस्र बंधुओं ने दिया था। ये किसने दिया था, रीतिकाल 78 नंबर है ना। कह रहा है कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दिया था, किस विद्वान ने दिया था, ये हमें बताना है। एक बार हम इसको पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। रीतिकाल 16 से, रीतिकाल क्या करे, रीतिकाल 1650 से 1897 तक हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के समय रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इस समय को 1650 से 1857 के काल के मध्यकाल को रीतिकाल नाम है। 4 डिग्रेशन इसे काला काल भी कहा है। इस काल के कवियों की विशिष्टता को पहले के कवि से अलग दिखता है। दूसरी ओर मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को के रीतिकाल और विश्वनाथ प्रसाद श्रृंगार काल कहा है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। यहीं पर हम लोग को लग रहा है कि क्वेश्चन अब खत्म होने वाला है। उसके बाद से कह रहे हैं, नीच भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन नीच भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल, ये भारतेंदु जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, गोदान किस विधा की रचना है। गोदान हम लोग जानते हैं कि उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास है। और उसके बाद से कह रहा है ना, यहाँ पर हम यहीं पर रख रहे हैं, क्वेश्चन मानकर चलिए खत्म हो गई है।